हेलो भैया जी, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, ठीक है। अभी एक टेक्निकल इश्यू हो गया था, उस टेक्निकल इश्यू की वजह से आपकी क्लास लेट हो गई। ठीक है, नहीं तो आपकी क्लास लेट होती नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट आपकी क्लास 1-2 मिनट पहले ही स्टार्ट हो जाती है। चलिए, ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि बेटा आप सभी लोग, ठीक है, बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए संजय, बेटा जब कमेंट किया करो ना, सोच समझ के कमेंट किया करो, ठीक है ना। हर समय हंसी मजाक नहीं होती। ठीक है, संजय सिंह नाम का बच्चा है, नहीं तो पता पड़ा कि कमेंट करने के चक्कर में, ठीक है, बैच से भी आपको जो है निकाल दिया जाए, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुभाशीष आप सभी को। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास आपकी पूरी होगी। आप ये मत सोचना कि क्लास आपकी लेट स्टार्ट हुई है तो क्या मैं उसी टाइम पर छोड़ दूंगा, नहीं। क्लास आपकी पूरी डेली जो 1 घंटे की होती है वो आपकी 1 घंटे की होगी, ठीक है, घड़ी में लगा के। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जी मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, सभी लोग आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, एक बार मैं आप सभी के नाम ले दूं। मनीष राणा है, राज है, अनु शर्मा है, हिमांशु जायसवाल है। चलिए, और कौन कौन है भैया? हिमांशु जी नमस्ते। विकास वर्मा है, अनुराधा है, प्रीति है, आकाश कुमार है, गौरव कुमार है, अमित तिवारी है, आयुष पाल है, अंकुल यादव है। ठीक है, और शैन जहां है, रोली वर्मा है, संजय है, आकाश है, निधि गौतम, सनी सौरभ, लक्ष्मी, राज सिंह यादव, शीतल, मोनू, अंशु, निधि। चलिए, ठीक है, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए आप लोग क्लास में। ठीक है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था बच्चे कि आपके टेलीग्राम ग्रुप की सारी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, रात भी आपने देखा होगा कि मैंने आपके, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस थे सारे के सारे क्वेश्चंस के मैंने जवाब दिए। और मैं आपसे फिर भी एक निवेदन करता हूं कि आपके क्वेश्चंस जो टेलीग्राम ग्रुप में आए वो रीजनेबल होने चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल रीजनेबल क्वेश्चंस। दूसरा, ऐसा क्वेश्चंस बिल्कुल मत किया करो, ठीक है, कि किसी भी टीचर से आप किसी की कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी आपको चीज समझ में नहीं आ रही है, आप उसे पूछिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है जी, ध्यान रखना जी। नमस्ते जी, नमस्ते। तो कल हमने डिस्कस कर लिया था संसद के अधिकारी, और संसद के अधिकारी में हमने आर्टिकल 89 से 96 तक देखे थे। बोलो, देखे थे कि नहीं? ठीक है, आर्टिकल 89 जिसमें राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति हैं। आर्टिकल 90 जिसमें उपसभापति का पद रिक्त हो जाए, वो अपने पद से त्याग पत्र दे दे या उनको उनके पद से हटा दिया जाए। फिर आर्टिकल 90 है, आर्टिकल 90 है, मैं बोला है कि बेसिकली सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति या अन्य किसी के भी द्वारा, ठीक है, राज्यसभा का संचालन करना। और इसके बाद फिर आर्टिकल 91 आता है, और 91 बोलता है कि जब कभी भी, ठीक है, उपसभापति एवं सभापति को उनसे पद के हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो, मतलब जब उनको पद से हटाए जाने का संकल्प, ठीक है, इन प्रोसेस है, विचाराधीन है, तो वह उसी दिन से, ठीक है, इन द चेयर होना बंद कर देंगे, मतलब फिर वो पीठासीन नहीं होंगे। ठीक वही बात आपकी जो अब आर्टिकल 89 में कही गई है, वही बात आपकी आर्टिकल 92 में कही गई है। 92 में वही है, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ठीक है, फिर उसके बाद आपका अगला आर्टिकल आ जाता है 93। ठीक है, 94 आ जाएगा। जो 94 है उसमें बोला है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है ना, उन दोनों का पद रिक्त हो जाना, पत्ता गया उनको उनके पद से हटाया जाना। ठीक है, ये बात बोली गई है। फिर अगले आर्टिकल में बोला है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अन्य किसी के द्वारा उनके कर्तव्यों का पालन करना। और फिर जो लास्ट आपका 96 आर्टिकल है वो बोलता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उनका पीठासीन ना होना। ठीक है, ये सारी बातें हमने समझी थी। एक बात मैं बस आपसे पूछना चाहूंगा कि संसद के 7 पदाधिकारी हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यों की विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, और राज्यसभा का केवल उपसभापति, उनको किस प्रकार के बहुमत से हटाया जाता है? प्लीज आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा जी। सरोज कुमार गौतम जी।
चलिए, सभी को बहुत बहुत शुभाशीष। आयुष पाल कह रहे हैं कल की क्लास का पीडीएफ नहीं मिला। चलिए बेटा, ठीक है, अब कोई कमेंट नहीं करेगा कल की क्लास के पीडीएफ के बारे में, ठीक है, मैं तुरंत इस पर संज्ञान लूंगा क्लास के बाद, ठीक है जी। बताइएगा जल्दी से इस सवाल का आप जवाब दीजिए, फिर हम अगली क्लास पर आते हैं। चलिए बोलो सब लोग बेटा। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है, एक तरफ से आप सभी लोगों के जवाब आ गए कि सर उनको उनके पद से प्रभावी बहुमत के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब ये जो पीठासीन अधिकारी होता है, मतलब इन द चेयर जो होता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये जो पीठासीन अधिकारी होता है भैया, मतलब जो इन द चेयर होता है, ये क्या क्या करता है, ठीक है, इनके क्या क्या कार्य हैं पीठासीन अधिकारी साहब के। तो सबसे पहले वो जिस भी सदन में है पीठासीन अधिकारी, उस सदन की बैठकों का संचालन करता है वह, ठीक है। तो सबसे पहला कार्य क्या है, उस सदन की बैठकों का, उस सदन की बैठकों का संचालन करता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो भैया जी नंबर फर्स्ट, वह उस सदन की बैठकों का क्या करता है, संचालन करता है, सदन में अनुशासन बनाए रखता है, सदन में अनुशासन बनाए रखता है, अनुशासन बनाए रखता है, अनुशासन बनाए रखता है, ठीक है। सदन में अनुशासन बनाए रखना ही बेटा, ठीक है, उसका कार्य होता है, ठीक है। तीसरा, वह सदस्यों को, ठीक है, हर एक सदस्य को अपना मत प्रस्तुत करने का अधिकार देता है, कि प्रत्येक सदस्य सदन में, ठीक है, अपना पक्ष रख सकता, अपनी बात रख सकता, अपना मत रख सकता, अपना प्रश्न पूछ सकता है। तो सदस्यों को अपना मत प्रस्तुत करने का अधिकार देता है, सदस्यों को अपना मत प्रस्तुत करने का अधिकार देता है, अपना मत प्रस्तुत करने का अधिकार देता है, अधिकार देता है, ठीक है। क्या अधिकार देता है कि भैया जी प्रत्येक सदस्य, ठीक है, अपने मत को, अपने प्रश्न को, अपनी बात को सदन में रख सकता है, उसके लिए बाकायदा, ठीक है, वो, ठीक है, टाइम भी देता है। इसके अलावा वो सदनों के विरुद्ध, सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकता है। अगर किसी भी माननीय सदस्य ने सदन की गरिमा के अगेंस्ट जाकर कोई कार्य किया, तो उस सदस्य के अगेंस्ट वह अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकता है, ठीक है। तो सदस्यों के विरुद्ध वह अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकता है, सदस्यों के अगेंस्ट, सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकता है, कार्रवाई भी कर सकता है, ठीक है। ये कल सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, कर सकता है ना, बता दी थी बच्चे, लेकिन लिखवाई नहीं थी, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं सर लिखवाइएगा लिखवाइएगा, तो चलो कोई बात नहीं बेटा, हम लिखवा भी देते हैं, ठीक है। चलिए, तो सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, ठीक है, जब कोई भी सदस्य बेसिकली, ठीक है, सदन की गरिमा के अगेंस्ट जाके कोई भी, ठीक है, वार्तालाप करते हैं या फिर इस तरह से, तो उनके विरुद्ध में अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दर्शक दीर्घा में जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनको अनुशासन में रहने के लिए बोल सकते हैं। जो दर्शक दीर्घा है, तो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए व्यक्ति को अनुशासन में रहने के लिए बोल सकते हैं। दर्शक दीर्घा में बैठे व्यक्ति को अनुशासन में रहने के लिए कह सकते हैं, अनुशासन में रहने के लिए, या उनको बैठने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं।
बोल सकते हैं। तो दर्शक दीर्घा में बैठे व्यक्ति को बेटा वे अनुशासन में रहने के लिए अथवा बैठने के लिए बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर माननीय कोई भी सदस्य लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित है ना, बिना किसी को सूचित किए कोई भी सदस्य अगर 60 दिनों तक अनुपस्थित है तो उसका सदस्यता भी निरस्त कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं ना। तो कोई भी सदस्य यदि 60 दिनों तक लगातार बिना सूचित किए अनुपस्थित है, अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। ठीक है। तो कोई भी सदस्य यदि 60 दिनों तक बेटा लगातार बिना सूचित किए ठीक है अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता को भी वो रद्द कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सर ये जो पीठासीन अधिकारी हैं ठीक है, जो इन द चेयर है, इन पीठासीन अधिकारियों के पास ठीक है बेटा क्या क्या शक्तियां हैं, है ना। तो पीठासीन अधिकारी कोई भी हो सकते हैं ठीक है। आमतौर पर तो वे उस सदन के अध्यक्ष ही होंगे, लेकिन कई बार अध्यक्ष नहीं होते, अध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं, तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कोई और व्यक्ति भी ठीक है सदन की अध्यक्षता कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अध्यक्ष साहब की अनुपस्थिति में कोई और व्यक्ति भी सदन की अध्यक्षता कर सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पीठासीन अधिकारी के ठीक है ये ठीक अधिकार है सदनों में, ठीक है उनके क्या क्या कर्तव्य हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। आर्टिकल 96 तक पढ़ चुके हैं और एक एक आर्टिकल अच्छे से पढ़ा है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर किसी आर्टिकल को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया ठीक है, तो देखो ये अधिकार मैंने आप ही को तो दिया है ठीक है, मैं ही तो ऐसा कर रहा हूं कि मैं एक एक आर्टिकल को पढ़ा रहा हूं। अगर आप कहीं पॉलिटी पढ़ते हैं, आपने पॉलिटी पढ़ती हुई देखी होगी, तो वहां पर ये सारे आर्टिकल नहीं बताए जाते ना समझाए जाते। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा मैं आपको बताता हूं, एक दो चीजें आज मैं क्लास पर डिस्कस करूंगा। जैसे कल मैंने जो है ना हर एक बच्चे का कमेंट देखा ठीक है, और बेसिकली स्पेशली मैंने सबसे पहले ठीक है जो पॉलिटी के कमेंट्स थे, पॉलिटी के कमेंट्स पर मैंने ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, सबसे पहला जो आपका कमेंट है, जो आप ठीक है मतलब आपका क्या एक बच्चे का कमेंट था, केवल एक बच्चे का, वो लड़की है ठीक है, उसका नाम भी मैंने लिखा है लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा क्लास में। वो बोल रही थी कि सर आप चीजों को किताबी भाषा में पढ़ाते हो, ऐसा लगता है कि जैसे आप ठीक है बुक की ही भाषा को पढ़ा रहे हो या आप देख के पढ़ा रहे हो। तो मेरी प्यारी बच्ची ठीक है, केवल पॉलिटी ही नहीं ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ठीक है, ये सब ठीक है इनका एक एक चैप्टर अक्षर से ठीक है मुझे मेरी जुबान पे याद है। बात समझ में आ रही है? ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लेना, केवल पॉलिटी नहीं ठीक है, ये जितने भी मैंने विषय बताए ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी मैंने पढ़ाई है ठीक है इसी प्लेटफॉर्म पे, और बड़ी जबरदस्त पढ़ाई है ठीक है। तो इसमें मैं कोई वो नहीं, और ठीक है आपका जो एक डाउट ये था कि सर किताबी, बेटा मैं इतनी ज्यादा आसान भाषा में पढ़ा सकता हूं ना, शायद बहुत मुश्किल है कि कोई इतनी आसान भाषा में डिकोड कर पाए। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर ये तो किताबी भाषा है, बिल्कुल है ये किताबी। क्यों? क्योंकि मजबूरी ये है कि एग्जामिनर इसी तरह की लैंग्वेज में आपके ऑप्शन को रखता है। अगर एग्जामिनर ऑप्शन को अपनी भाषा में लिख दे ठीक है ना, वो किताबी भाषा का यूज ना करे या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज को यूज में ना कर लाए, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में एक दिन नहीं पढ़ाऊं ठीक है, एक दिन में कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में नहीं पढ़ाऊं ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूट की लैंग्वेज है बेटा मैं बिल्कुल भी एक बार भी उसमें ना जाऊं। लेकिन मजबूरी ये है कि जब आपका एग्जामिनर आपके 4 ऑप्शन रखेगा तो उन 4 ऑप्शंस में ठीक है वो बच्चे जो है ना इस तरह का ठीक है लैंग्वेज का प्रयोग करेगा जो कि बेसिकली संवैधानिक भाषा है। तो इसलिए मैं समझाता हूं ठीक है अपनी भाषा में, लेकिन लिखवानी मुझे किताब की भाषा, ये मजबूरी है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सबसे पहली बात ठीक है ये। चलो अब जो तुम लोग यहां पर बोल रहे हो मोहम्मद सैफ खान के सर जी आप तो बेहतर एक्सप्लेनेशन करते हो ठीक है, और इस तरह की दुनिया भर के कमेंट आ रहे हैं कि हाँ सर आप सही कह रहे हो, आप तो जब
आप टेलीग्राम में भी लिख दिया करो तो मैं रिप्लाई नहीं करना पड़ेगा मुझे। ऐसा अगर कोई बच्चा बोलता है तो उसे समझा दो कि बहन या भाई पहले आप सारे लेक्चर्स को देखो अच्छे से, ठीक है। अब ये बच्चों के साथ उनके साथ प्रॉब्लम आती है जो बेसिकली पिछले 5-6 लेक्चर देखे नहीं और किसी एक लेक्चर पे कूद के पड़ जाते हैं कि नहीं, ठीक है, आज मेरा मन ये कर रहा है कि आज मैं संसद को पढ़ूंगा, और संसद से पहले उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है। या फिर आज मेरा मन कर रहा है मैं मौलिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा, डीपीएसपी उन्होंने पढ़ी ही नहीं। देखिए, तो ऐसे बच्चों के साथ आमतौर पर दिक्कत आ जाती है। सर मैंने आपसे साइंस भी पढ़ी है। चलो ठीक है, सच में आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो। चल भाई अवतार, चल ठीक है। ले भाई ठीक है, तू अब बेटा मैसेज ही नहीं कर पाएगा है, ठीक है। चल ठीक है, तो सबसे पहला एक आपका ये था, तो इसका मैंने जवाब दे दिया, ठीक है। आमतौर पे ठीक है ना, मैं जवाब देता नहीं, लेकिन ठीक है ना, जवाब देना पड़ा क्योंकि जरूरी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि एक इस तरह का कमेंट आ जाए, कोई एक कमेंट आ जाए इस तरह का, फिर हर कोई कह देता है इस बात को कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, ठीक है, फिर सबको लगने लगता है ऐसा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे सवालों का कभी कभी जवाब देना जरूरी होता है। हालांकि बच्चा इसमें ये समझ लेता है कि टीचर जो है ना वो थोड़ा सा एरोगेंस में बात कर रहा है, ठीक है, थोड़े से घमंड में बात कर रहा है, लेकिन बच्चे वो घमंड नहीं होता, वो घमंड में बात नहीं कर रहे, वो कई बार जो है ना आपको भी बताना होता है। जैसे ठीक है, आप अपनी बातों को रख देते हो ना, ठीक है, बिना सर पैर की बातों को आप ऐसे रख देते हो, ठीक है, किसी टीचर के सामने, जैसे कि आप तो सर्वज्ञ हो, बेचारा टीचर कुछ जानता ही नहीं है। चलिए ठीक है, ये हो गया 96 तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब 97, 98, 99 और 100, ठीक है, ये 4 आर्टिकल हम देखेंगे, ठीक है। समय बचा तो इससे आगे भी जाएंगे, लेकिन ये 4 आर्टिकल तो भैया जी हमको देखने ही देखने हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 आर्टिकल, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 97। आर्टिकल 97 बच्चे, ठीक है, आज अगर 100 आर्टिकल पूरे हो जाए तो आप में से ठीक है सब लोग बेटा ताली बजाएंगे, क्योंकि ये 100 आर्टिकल, ठीक है, मैं उम्मीद ये करूंगा कि इन 100 आर्टिकलों को हमने लगातार कंटिन्यूसली पढ़ा है, ठीक है, फ्रॉम द आर्टिकल 1 to 100 100 आर्टिकल लगातार पढ़े हैं। और आप में से कई बच्चों को 100 आर्टिकल 100 के 100 आर्टिकल याद भी हो गए होंगे, ठीक है, अभी तक जो 100 आर्टिकल हैं आपको याद भी हो गए होंगे, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। आर्टिकल 97 में, ठीक है, देखो जो संसद के अधिकारी हैं, द ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो आर्टिकल 97 में है ना भैया, जो संसद के अधिकारी हैं, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट है। अब संसद के अधिकारी कौन कौन, तो देखो राज्यसभा में तो सभापति व उपसभापति, सभापति व उपसभापति, व उपसभापति, ठीक है। और लोकसभा में, लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, व उपाध्यक्ष, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां पर फोकस करना बच्चे। तो संसद के अधिकारी राज्यसभा में सभापति उपसभापति, लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो इनको मिलने वाला वेतन, पेंशन और भत्ता, ठीक है, इसके बारे में चर्चा की गई है कि साहब इनको मिलने वाले वेतन, पेंशन और भत्ता, और भत्ता, ठीक है, भत्ता, इसके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है जी। मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बता दूं, उपराष्ट्रपति जो है ना, उपराष्ट्रपति का पद अवैतनिक है। उपराष्ट्रपति को एज उपराष्ट्रपति कोई वेतन नहीं मिलता है,
मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, उनको जो वेतन मिलता है वो उनको वेतन मिलता है कि बेसिकली वो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। अब चूंकि राज्यसभा में ठीक वो बैठकों का संचालन करते हैं, उनका सभापतित्व करते हैं, तो इस वजह से उनको वेतन दिया जाता है राज्यसभा के सभापति के तौर पर, ठीक है, उनको वेतन मिलता है। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है, एकदम क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से, कि उपराष्ट्रपति का पद अवैतनिक है, लेकिन उनको वेतन जो मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर। तो राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो इनको मिलने वाला जो वेतन, पेंशन और भत्ता है उसके बारे में चर्चा आर्टिकल 97 में की गई है। ठीक है, ये बात समझ पे आ रही है। आर्टिकल 98, आओ बेटा आर्टिकल 98 पे, ठीक है, 98 को समझो। ठीक है, 98 में बेसिकली संसद का सचिवालय है और कुछ नहीं पढ़ना। अब जैसे आर्टिकल 98 की विषय वस्तु है, 98 की विषय वस्तु है संसद का सचिवालय। सचिवालय मैंने बोल दिया कि आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है, तो आप में फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आप ये नहीं चिल्लाओगे कि सर ठीक है संसद का सचिवालय तो आपने पढ़ाया ही नहीं, आपने पढ़ाया ही नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं आता बेटा यहाँ से, बस समझ में आ रही है। जब कोई क्वेश्चन नहीं आता तो क्यों काम का इसमें हमें पढ़ना। ठीक है, अब इसके बाद आर्टिकल 99 से 100, आर्टिकल 99 से 100 एक पूरा क्लॉज है बेटा। ठीक है, मतलब एक ग्रुप है 99 से 100 का, और 99 से जो 100 का एक ग्रुप है, ठीक है, इसका जो सब्जेक्ट है वह है कंडक्ट ऑफ ड्यूटीज, कार्य संचालन। ठीक है, इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है, 99 से 100 की कंडक्ट ऑफ ड्यूटीज मतलब कार्य संचालन। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर्टिकल 99 के बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 99 जो है, आर्टिकल 99 माननीय सदस्यों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख करता है। आर्टिकल 99, ठीक है, जो संसद के सदस्य हैं तो संसद के सदस्यों के द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा, ठीक है, इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो सदस्यों के द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञा के द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञा ठीक है, तो माननीय सदस्यों के द्वारा बेटा ली जाने वाली शपथ, इसके बारे में जो चर्चा की गई है वो आर्टिकल 99 में की गई है। ठीक है, माननीय सदस्यों के द्वारा ली जाने वाली शपथ की चर्चा आर्टिकल 99 में की गई है। बड़ी सिंपल सी बात है। लोकसभा के, ठीक है, अगर कोई भी नई लोकसभा गठित हुई है, मैं आपको कल भी बता चुका था, तो कोई भी नई लोकसभा गठित हुई है, उस नव निर्वाचित लोकसभा के प्रत्येक सदस्य को, ठीक है, उनके पद की जो शपथ दिलाते हैं वो प्रोटेम स्पीकर साहब दिलाते हैं। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर साहब शपथ दिला रहे हैं। ठीक है, जो आपके नव निर्वाचित लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य हैं, सभी माननीय सदस्य जो हैं, ठीक है, उनको प्रोटेम स्पीकर साहब शपथ दिलवा रहे हैं। ठीक है, इसी बीच जो आगे चलकर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनेंगे वो एज ए सदस्य प्रोटेम स्पीकर से ही शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब जब प्रोटेम स्पीकर साहब, ठीक है, पहली बैठक का संचालन कर लेते हैं, पहली बैठक के बाद, ठीक है, जब सदस्य अपने बीच में से लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं, ठीक है, तो अध्यक्ष साहब को पीठासीन होने के लिए प्रोटेम स्पीकर आमंत्रित करते हैं। ठीक है, अब उस पूरी कहानी को मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि यहां पर इन द चेयर है प्रोटेम स्पीकर। शायद आपने कभी कार्रवाई देखी भी ना हो। ठीक है, तो ऐसे करके एक बड़ी सी चेयर होती है, ऊंची सी चेयर होती है ऊंचे पे, तो यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर साहब बैठे हुए हैं। ठीक है, ऐसे करके, और ये प्रोटेम स्पीकर साहब जो है ये इस तरह से माननीय सभी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं। पद एवं गोपनीयता की शपथ हो गई। ठीक है, इसके बाद फिर सदस्यों ने अगली बैठक में या फिर हो सकता है उसी बैठक में अपने बीच में से, ठीक है, एक लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी का बहुमत है उसी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो एक अध्यक्ष का चुनाव कर लिया। ठीक है, अब प्रोटेम स्पीकर साहब वो जो नए लोकसभा के अध्यक्ष उनको आमंत्रित करेंगे कि आप आइए और इन द चेयर होइए। वो आएंगे, बात समझ आ रही है, और वो इन द चेयर होंगे। तो जो प्रोटेम स्पीकर साहब है, ठीक है, वो इस तरह से यहां से निकलेंगे। ठीक है, यहां पर एक निकलने के लिए जगह होगी। ठीक है, वो ऐसे होंगे तो पीछे से हल्के से साइड से वो निकल जाएंगे, और जो नए अध्यक्ष साहब वो इधर से आकर, ठीक है, अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। और इस तरह से प्रोटेम स्पीकर साहब ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। फिर नए अध्यक्ष बन चुके हैं, पूरा सदन ताली बजाएगा, ठीक है, उनको वेलकम बोलेगा। फिर उसके बाद वो भी शुभकामनाएं देंगे, और फिर क्या है, फिर तो वही रोजाना का ठीक है, इनका चलेगा बच्चे। ठीक है, अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। अब अगर राज्यसभा है,
देखिए राज्यसभा के देखिए सारे सदस्य एक साथ तो आते नहीं है। अरे बोलो, राज्यसभा तो मैंने पूरी पढ़ाई है ना, तो राज्यसभा के तो सारे सदस्य एक साथ आते नहीं। जैसे लोकसभा, कोई नई लोकसभा गठित हुई तो लोकसभा में तो 543 के 543 सदस्य एक साथ आएंगे, एक साथ उनका कार्यकाल पूरा होगा। ठीक है, इस तरह का होगा। राज्यसभा में क्या है कि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं, तो 2-2 वर्ष बाद 1/1 सदस्य आते हैं, ऐसा है। तो जब 2-2 वर्ष बाद 1/1 सदस्य आते हैं, तो जो भी उस समय इन द चेयर है, ठीक है, वो उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिला देता है। तो आमतौर पर सभापति होंगे इन द चेयर, या सभापति नहीं है तो उपसभापति इन द चेयर होंगे, वो पद एवं गोपनीयता की शपथ दिला देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आर्टिकल 100 पे आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 100 में है, ठीक, आर्टिकल 100 समझना, सदनों में मतदान, सदनों में मतदान आर्टिकल 100 में है। ठीक है, इसकी चर्चा की गई है, सदनों में मतदान, मतदान। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया, ठीक है, बेसिकली प्रभावी बहुमत, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, जो मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका था। ठीक है, उसका जिक्र आर्टिकल 100 में किया गया है, सदनों में मतदान का। ठीक है, कि किस विधेयक के लिए अथवा किस प्रावधान हेतु किस प्रकार की वोटिंग होगी। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा आर्टिकल 100 में की गई है, सदनों में मतदान। जी बच्चे, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है जी। सदनों में मतदान, तो मतदान का मतलब समझे, मतदान का मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया था ना, ठीक है, साथ पहले दूसरे लेक्चर में ही जब मैंने पॉलिटी स्टार्ट की थी तभी मैंने आपको बताया था कि एक साधारण बहुमत होता है। साधारण बहुमत क्या होता है? उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% + 1 होता है साधारण बहुमत। बोलो बेटा, होता है कि नहीं साधारण बहुमत? फिर दूसरा जो होता है, ठीक है, वो होता है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियों का बहुमत होता है। तो सदन में जितनी भी कुल सदस्य संख्या है उनमें से रिक्तियों को आप हटा दो, ठीक है, और रिक्तियों को हटाने के बाद फिर आप उनका बहुमत निकालो। तो कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियों का बहुमत। ठीक है, प्रभावी बहुमत से कुल 7 पदाधिकारियों को हटाया जाता है। साधारण बहुमत से जितने भी साधारण विधेयक हैं, सारे के सारे साधारण विधेयक साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं। देखिए, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये भी साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं। ठीक है, किसी नए राज्य का गठन होता है वो भी साधारण बहुमत से होता है। ठीक है, किसी पुराने राज्य की सीमा में परिवर्तन होता है वो भी साधारण बहुमत से होता है। बात समझ गए? इसके लिए क्योंकि संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, तो ये सब का सब साधारण बहुमत से ही होता है। ठीक है, किसी भी राज्य के क्षेत्र, उसकी सीमा, उसके नाम में परिवर्तन इत्यादि, या किसी नए राज्य का गठन, या किसी, ठीक है, राज्य की सीमा में परिवर्तन इत्यादि। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद आता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत 3 प्रकार का है, मैं बता चुका हूं एक बार। और वो जो 3 प्रकार का है उसमें, देखिए, सबसे पहले प्रकार का विशेष बहुमत जो है, जो प्रथम प्रकार का विशेष बहुमत है, वो कहता है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका भैया? ठीक है, प्रथम प्रकार का विशिष्ट बहुमत। ठीक है, प्रथम प्रकार के विशिष्ट बहुमत से हम आर्टिकल 249, ठीक है, इसको जो है ना राज्यसभा से प्रस्ताव लाकर राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित करवाते हैं। आर्टिकल 312 के प्रावधानों को हम पारित करवाते हैं प्रथम प्रकार के विशिष्ट बहुमत से। मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को भी हम इसी से प्रथम प्रकार के विशिष्ट बहुमत से ही पारित करवाते हैं। फिर आ जाता है द्वितीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत। द्वितीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत कहता है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, लेकिन इनकी कुल सदस्य संख्या आधे से कम ना हो। मैंने अभी आपको उपराष्ट्रपति में समझाया था, उपराष्ट्रपति में बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था। और उसके बाद है तृतीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत। तृतीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत में भैया जी बोलता है कुल सदस्य संख्या का 2/3। ठीक है, जो सबसे टफ है, ठीक, कुल सदस्य संख्या का 2/3। राष्ट्रपति पर महाभियोग इसी से लगता है। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जिसमें, ठीक है, आपको उपस्थित और मतदान करने वालों को 2/3 प्लस आधे राज्यों की सहमति लगती है, प्लस आधे राज्यों की सहमति लगती है। तो कुछ ऐसे भी प्रोविजंस होते हैं, तो वो सब मैंने आपको लिखवाए हैं। तो सदनों में मतदान, ठीक है। चलिए, इसके बाद सदनों में अगर वैकेंसियां हैं, रिक्तियां हैं, तो रिक्तियों के बावजूद भी सदनों की कार्य करने की शक्ति, रिक्तियों के बावजूद भी सदनों की कार्य करने की शक्ति, इसे मैं समझाऊंगा। सदनों के कार्य करने की शक्ति, ठीक है बेटा, रिक्तियों के बावजूद भी सदनों के कार्य करने की शक्ति। अब ये क्या होता है भैया, रिक्तियों के बावजूद भी सदनों के कार्य करने की शक्ति? जैसे मान के चलिए किसी भी सदन में
ठीक है 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिक्तियां हैं। रिक्तियां या तो किसी सदस्य ने अपने पद पर रहते हुए त्याग पत्र दे दिया हो, या किसी का निर्वाचन रद्द हो गया हो, किसी की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई हो, या फिर किसी ने ठीक है अनैतिक तरीके से अपने पद को धारण किया हो, कुछ भी हो सकता है, किसी को हटा दिया गया, उसकी सदस्यता खत्म कर दी गई हो। तो ऐसा नहीं कि सदन में रिक्तियां हैं तो भाई सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि भाई ऐसे करके कि भाई सदन में 10 वैकेंसियां हैं, ठीक है 10 पद ऐसे हैं सदन में सदस्यों के जो खाली हैं, तो अब हम सदन की कार्रवाई को आगे नहीं चलाएंगे, पहले 10 पद भरने चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। और आर्टिकल 100 में ही है बेटा गणपूर्ति, कोरम जिसको बोलते हैं। यहां से प्रश्न बहुत पूछा जाता है, गणपूर्ति क्या होती है, ठीक है, कोरम क्या होता है, तो यहां से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। कोरम, ठीक, गणपूर्ति, ठीक है जी। गणपूर्ति क्या है आप सब लोग जानते हो, अगर नहीं जानते तो मैं बताऊंगा गणपूर्ति क्या होती है। जैसे मान के चलिए, जैसे कि मान के चलिए कि ये कोई सदन है बच्चे, ठीक है, ये कोई सदन है, ये कोई सदन है, कोई भी हाउस है ये, है ना, और इस सदन में ये माननीय सदस्यों के बैठने का स्थान है, ठीक है, इनके बैठने का स्थान बना देते हैं माननीय सदस्यों के, तो ये माननीय सदस्यों के बैठने का स्थान है। ये मैंने माननीय सदस्यों के लिए बेंच डाल दी, हालांकि बेटा ऐसी बेंच नहीं होती, बड़ी अच्छी अच्छी, ठीक है, आपने देखा होगा बड़ा लाजवाब फैब्रिक होता है उनका। ये माननीय सदस्य जो होते हैं ना, ये बच्चे बड़ी लाभ लेते हैं, बड़ी सुविधाएं इनको मिलती हैं, आम आदमी तो बेचारा सोच नहीं सकता, ठीक है। चलिए इस तरह से बेटा, ठीक है, तो माननीय सदस्यों के बैठने के लिए, ठीक है, ये कुर्सी पड़ी हुई है, ये कुर्सी पड़ी हुई है, इस तरह से कुर्सी पड़ी हुई है ऐसे, और यहां पर जो है ना, यहां पर है, ठीक है, इन द चेयर, जो भी पीठासीन होंगे, जो भी पीठासीन होंगे वो यहां बैठेंगे ऊंची सी कुर्सी पर, जो पीठासीन होंगे, ठीक है, तो पीठासीन होंगे जो इन द चेयर होंगे, मतलब जो सभापतित्व करेंगे, जो अध्यक्षता करेंगे उस दिन सदन की, ठीक है, वो साहब यहां पर बैठेंगे, वो साहब यहां पर बैठेंगे, और इस तरह से इंडिविजुअली जो है ना यहां पर ये सदस्य बैठे हुए होंगे, ये सदस्यों के बैठने का स्थान होगा, कुछ ऐसे करके, इस तरह से बेटा इनके बैठने का स्थान होगा। एक किसान बेटा अपने खेत में काम करने के लिए कितने बजे जग जाता है? अगर आप गांव के हैं, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और आपने भी अगर खेतों में काम किया है, ठीक है, तो आप, ठीक है, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे आप जग जाते होंगे। ये जो आज की नई जनरेशन है ये थोड़ी सी लेट जगती है, लेकिन जो हमारे पापा लोग हैं, ठीक है, सुबह 5 बजे मेरे पापा जग जाते हैं, ठीक है, आप लोगों के भी 4 बजे जगी जाते होंगे, 4, 5, 6 बजे, ठीक है, पापा से जल्दी मम्मी जगती हैं, क्योंकि मम्मी जी के ऊपर और रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें घर का तो काम करनी करना, ठीक है, झाड़ू पोछा बर्तन, ठीक है, ये तो है ही उनका घर का काम, इसके अलावा वह पशुओं का भी काम करती हैं, ठीक है, ये सारे काम है ना। अब आपको पता है, तो एक किसान जो है वो सुबह 4-5 बजे जग के अपने, ठीक है, डेली का रूटीन है उसका, वो काम करता है। ये जो माननीय सदस्य है ना, तो बेटा जो सदनों की कार्यवाही स्टार्ट होती है, आप विश्वास नहीं करेंगे, 11 बजे होती है, 11 बजे तो ये सदन में जाते हैं, सदनों की कार्यवाही 11 बजे स्टार्ट होती है, 11 बजे सदनों की कार्यवाही प्रारंभ होती है। अब आप देखिए इतना ऐशो आराम है इनको। चलिए कोई बात नहीं, तो बेटा सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने जा रही है, आज कोई भी दिन है, आज इस दिन सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने जा रही है, मतलब सदन स्टार्ट होगा, प्रारंभ होने जा रही है। तो सबसे पहले जो पीठासीन अधिकारी होगा, ठीक है, उसका पहला काम ये होगा कि वो इसमें ये चेक कराए कि गणपूर्ति है अथवा नहीं। अब गणपूर्ति का मतलब क्या होता है कि मतलब जो बेटा इस सदन की कुल सदस्य संख्या है, जो इस सदन की क्या है बच्चे, जो इस सदन की कुल सदस्य संख्या है, ठीक है, इस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां हिस्सा उपस्थित है अथवा नहीं, उपस्थित है अथवा नहीं। बात समझ में आ रही है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10वां हिस्सा, ये बात आप ध्यान रख रहे हैं ना अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से। मैंने क्या बोला, बोलो बच्चे मैंने क्या बोला? तो मैंने बोला सर कुल सदस्य संख्या का 1/10वां हिस्सा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला?
कुल सदस्य संख्या का 1/10वां हिस्सा उपस्थित है अथवा नहीं। ठीक है, अगर उपस्थित है तो इसका मतलब है कि उस सदन में गणपूर्ति है, गणपूर्ति है। अगर उपस्थित है तो गणपूर्ति है, अगर उपस्थित है तो गणपूर्ति है, और अगर उपस्थित नहीं है तो इसका मतलब क्या है बेटा, गणपूर्ति का अभाव है। अगर उपस्थित नहीं है तो इसका मतलब गणपूर्ति का अभाव है। अब जैसे मान के चलिए कि ये सदन बेटा आपका लोकसभा है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, ये सदन लोकसभा है, तो लोकसभा के जो भी पीठासीन अधिकारी होंगे उस दिन अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, कोई व्यक्ति हो, तो वो सबसे पहले सदन की कार्रवाई स्टार्ट करवाने से पहले मतलब 11 बजे तुरंत, ठीक है, वो भेजेगा कि चेक करके आओ कि कुल सदस्य संख्या का 1/10वां हिस्सा उपस्थित है अथवा नहीं। उसने चेक किया, ठीक है, उस दिन, ठीक है, 57 सदस्य उपस्थित हैं। अगर 57 सदस्य उपस्थित हैं तो इसका मतलब है कि लोकसभा में गणपूर्ति है, क्योंकि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 543, और 57 सदस्य उपस्थित है, तो इसका मतलब है कि हाँ साहब गणपूर्ति है, और गणपूर्ति है तो फिर सदन की कार्यवाही आगे स्टार्ट होगी। अगर गणपूर्ति है तभी सदन की कार्यवाही प्रारंभ होगी, तभी सदन की कार्यवाही प्रारंभ होगी। उम्मीद करता हूं बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छे से समझ में आ गई तो भैया कर दो एक बार, ठीक है, फटाफट तरीके से, जो भी आप थम्स अप वगैरह करना चाहते हो। ठीक है, एक बार मुझे बता दो कि आर्टिकल 100 पूरे हो गए। मैंने बोला था कि जैसे ही 100 आर्टिकल पूरे हो जाएंगे तो 100 आर्टिकल पूरे होने का हम जश्न मनाएंगे कि एक एक आर्टिकल हमने देखा है। कुछ आर्टिकल ऐसे थे जो महत्व के नहीं थे। अब जो महत्व के आर्टिकल नहीं थे तो हो सकता है कि उनको हमने एक्सप्लेन ना किया हो, लेकिन आर्टिकल हमने एक एक देखा है। ठीक है, इन 100 आर्टिकल तक कोई भी एक सिंगल बच्चा ही नहीं कह सकता कि सर हमने एक छोटा सा भी आर्टिकल मिस किया हो। चलिए ठीक है, तो 100 आर्टिकल की यात्रा हमने ठीक कंप्लीट की। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 250 प्लस आर्टिकल, 250 प्लस आर्टिकल मैं आपको याद करवा दूंगा, है ना, तो वो बड़े आराम से आपको याद हो जाएंगे। आप बिल्कुल परेशान मत करना, जैसा प्रॉमिस किया था। ठीक है, अब हम 100 आर्टिकल करवा चुके हैं, और कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये आर्टिकल बहुत अच्छे से याद भी हो गए होंगे। ऑल क्लियर? हाँ, 2 महीने हो गए होंगे क्लास को। ठीक है, अब 2 महीने मत देखिए, आप ये देखिए कि टोटल नंबर ऑफ क्लास कितनी हुई। ठीक है, एक तो संडे को आपकी क्लास नहीं होती, दूसरा कभी कभी बीच में छुट्टी भी हो जाती है, मुझे किसी कारणवश बाहर जाना होता है। ठीक है, तो टोटल क्लास हुई है वो 40-45 क्लास ही हुई होंगी, इससे ज्यादा नहीं अभी तक। चलो ठीक है, चलो बहुत अच्छे। ठीक है, याद है? ठीक है, ये सारे आर्टिकल और ये सभी हमने बहुत अच्छे से बताए। चलो 100 आर्टिकल का जी सफर मजेदार रहा। ओके, चलिए ठीक है जी, तो ये आपके ठीक है 100 आर्टिकल है, और हमने आज जो ठीक है प्रारंभ किया, आज हमने प्रारंभ किया भैया आर्टिकल 97 से। आर्टिकल 97 में मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूं, जो आर्टिकल 97 है, आर्टिकल 97 में माननीय संसद सदस्यों को, ठीक है, मतलब सॉरी संसद के अधिकारियों को, अब संसद के अधिकारी का मतलब है राज्यसभा और लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, ठीक है, तो इनको मिलने वाला वेतन, पेंशन एवं भत्ता, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। तो जो संसद के अधिकारी होंगे, संसद के अधिकारियों को
मिलने वाला वेतन, पेंशन और भत्ता, इसके बारे में चर्चा आर्टिकल 97 में की गई है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे। तो आर्टिकल 97 में भैया संसद के अधिकारी बोले तो सर, संसद के अधिकारी बोले तो सर राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को मिलने वाला वेतन, पेंशन एवं भत्ता, इनके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अब इनको कितना मिलता है कितना नहीं, एक बार हम संसद के सभी अधिकारी, इनके साथ साथ जितने भी संवैधानिक अधिकारी हैं, सभी को मिलने वाला वेतन हम बता देंगे। ठीक है, इसमें आपको अभी परेशान नहीं होना। अब इसके बाद आर्टिकल 98 है, जिसमें संसद का सचिवालय है। ठीक है, अब ये जो संसद का सचिवालय है, चलिए ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखना भैया। इसके बाद आपका आर्टिकल 99 आ जाता है। हाँ, मैं संसद के सचिवालय पे था, संसद का सचिवालय है। ठीक है, अब इस संसद के सचिवालय में, ठीक है बच्चे, संसद के सचिवालय में संसद का जो पूरा बेटा क्रियाकलाप होगा, जो संसद का पूरा, ठीक है, डेली का रूटीन होगा जो चलेगा, ठीक है, उसको चलाए जाने से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, उनके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 99 है। 99 में माननीय सदस्यों के द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञा के बारे में चर्चा है, बहुत अच्छे से बताया है। आर्टिकल 100 में, ठीक है, सदनों में मतदान है, रिक्तियों के बावजूद भी सदनों के कार्य करने की शक्ति है, और भैया जी गढ़ पूर्ति का प्रावधान है, कोरम का प्रावधान है इसमें। ठीक है, इसके बाद ये मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 101 से 104, है ना भैया, 101 से 104 का ही अपना एक ग्रुप है। 101 से आर्टिकल 104 का अपना एक ग्रुप है, और इसमें क्या है, इसमें माननीय सदस्यों की निर्योग्यता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ, ठीक है ना, पार्लियामेंट, सदस्यों की निर्योग्यताओं के बारे में चर्चा की गई है। अब ये क्या होता है सर, डिस्क्वालिफिकेशन, निर्योग्यताएं, इसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए कि इनमें से कोई भी एक कंडीशन, ठीक है, मैं फुलफिल करता हूं, जो डिस्क्वालिफिकेशन है, किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, वो, ठीक है, जिसे मैं फुलफिल कर रहा हूं, उस डिस्क्वालिफिकेशन को, ठीक है, बेसिकली मैं पूरी करता हूं, तो मैं, ठीक है, एज अ लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक है, सदस्य के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो मैं एज अ कैंडिडेट भैया उस पद पर खड़ा नहीं हो सकता अगर मैं, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन को धारण करता हूं। कोई भी एक सिंगल डिस्क्वालिफिकेशन, एक छोटी सी भी डिस्क्वालिफिकेशन को अगर मैं धारण कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं भैया जी संसद का सदस्य चुने जाने के योग्य नहीं हूं, मैं संसद का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र नहीं हूं। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब इसमें से सबसे पहले आर्टिकल 101 है। ठीक है, आर्टिकल 101 में क्या है, आर्टिकल 101 में है स्थानों का रिक्त होना। स्थानों का रिक्त होना मतलब सदन में स्थानों का रिक्त होना, रिक्त होना। तो सदन में, ठीक है, किसी भी सदस्य का अगर स्थान रिक्त है तो रिक्त कब माना जाएगा, ठीक है, इसके बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल 101 में। अगर सदन में, ठीक है, सदन में किसी भी सांसद का स्थान अगर रिक्त है, ठीक है, कोई एक सांसद है, ठीक है, उसका स्थान रिक्त है, तो किस केस में उसका स्थान रिक्त हुआ, नंबर फर्स्ट, या तो उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया तो उनका स्थान रिक्त हो गया, या तो उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, यार सिंपल सी बात, उनका स्थान रिक्त हो गया, या पद पर रहती उनकी मृत्यु हो गई तो उनका स्थान रिक्त हो गया। बात समझ में आ रही है? 60 दिनों तक लगातार बिना सभापति महोदय को सूचित किए अनुपस्थित चल रहे हैं, उनकी सदस्यता रिक्त कर दी, लेकिन सदस्यता रद्द कर दी तो उनका स्थान रिक्त हो गया। ठीक है, या फिर उनकी सदस्यता को इस तरह से रद्द किया गया कि उन्होंने कोई सदन के आचरण के और सदन की गरिमा के अगेंस्ट जाकर कोई कार्य किया, जैसे महुआ मोत्रा, तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद थी, तृणमूल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी से आती थी, पश्चिम बंगाल से आती थी, और उनकी सदस्यता को अभी रद्द कर दिया बच्चे लोकसभा में। ठीक है, तो रद्द की उनकी सदस्यता को क्योंकि उनका जो आचरण था वो इस तरह का था जो गैर संवैधानिक था।
जो सदन की मर्यादा और उसकी गरिमा के खिलाफ था। ठीक है, उन्होंने सदन की कुछ सीक्रेट चीजों को बेसिकली आप कह सकते हैं कि उसको सार्वजनिक किया, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह से उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया, है ना। तो इस तरह से स्थान रिक्त हो सकता है। तो जब या फिर आपका निर्वाचन रद्द हो जाए, पता पड़ा कि आप किसी लोकसभा क्षेत्र से जीत कर आए हैं चुनाव, और पता चला कि उस चुनाव में आपने फर्जी वोट डलवाए थे, बाद में चुनाव आयोग ने आपकी सदस्यता को रद्द कर दिया, उधर आपकी सदस्यता मतलब उधर आपका निर्वाचन रद्द हुआ, तो इधर आपकी जो स्थान है वो रिक्त हो जाएगी, वो आपकी सीट खाली हो जाएगी। बात समझ आ रही है? चलिए, तो स्थानों का रिक्त होना, तो आर्टिकल 101 में जो स्थानों का रिक्त होना है उसमें बोला गया है कि स्थानों का रिक्त होना वो किस केस में हो सकता है, किस केस में स्थान रिक्त हो सकते हैं, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब माननीय किसी भी सदस्य का स्थान रिक्त माना जाएगा। तो मैंने बता दिया कि वे अपने पद से त्याग पत्र दे दें, त्याग पत्र दे दें, उनका स्थान रिक्त हो गया। उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, उनका स्थान रिक्त हो गया। ठीक है, उनका बेसिकली निर्वाचन रद्द हो जाए, उन्होंने अनैतिक तरीके से चुनाव को जीता और बाद में ये बात खुल गई बेटा, तो उनका निर्वाचन क्या हो जाए, उनका निर्वाचन रद्द हो जाए। ठीक है, तो भी उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा, साहब उनका निर्वाचन रद्द हो गया, हटाओ इस व्यक्ति को इसके पद से। ठीक है, या फिर बेटा इनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया हो, किसी भी कारण से समाप्त कर दिया गया हो, किसी भी कारण से, कारण कोई भी हो सकता है, साहब की सदस्यता समाप्त हो गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर उनका स्थान क्या माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। हम उसको वेकेंट पद मानेंगे, उसको एक खाली स्थान मानेंगे। अब आर्टिकल 102 है, आर्टिकल 102 में ही बेसिकली निर्योग्यताओं के बारे में चर्चा है। ठीक है, जो ओरिजिनलिटी है, मतलब आर्टिकल 101 से 104 का थीम बेशक है सदस्यों की निर्योग्यताएं, लेकिन जो निर्योग्यताओं के बारे में चर्चा की गई है वह निर्योग्यताओं के बारे में चर्चा आपके, ठीक है, वो निर्योग्यताओं के बारे में जो चर्चा की गई है, वो निर्योग्यताओं के बारे में चर्चा आपके आर्टिकल 102 में की गई है। किसमें की गई है भैया जी? आर्टिकल 102 में निर्योग्यताओं के बारे में चर्चा की गई है। तो कौन कौन सी निर्योग्यताएं हैं आर्टिकल 102 में, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले वह पागल ना हो, मतलब मानसिक रूप से विकृत ना हो, और दिवालिया ना हो। ठीक है, मतलब दिवालिया का मतलब है बैंक का कर्ज ले रखा है तो इतनी संपत्ति हो कि वो उसे वापस कर सके। ठीक है, तो वह पागल अथवा दिवालिया ना हो, अथवा दिवालिया ना हो, ना हो, ना हो। दूसरा, किसी गंभीर अपराध में सजायाफ्ता ना हो, किसी गंभीर अपराध में सजायाफ्ता ना हो, सजायाफ्ता ना हो। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो वह किसी गंभीर अपराध में सजा ना काट रहा हो, या फिर उसको चुनाव संबंधी किसी अपराध के कारण चुनी जाने के अधिकार से वंचित ना किया गया हो, चुनाव संबंधी किसी अपराध के कारण चुने जाने के अधिकार से वंचित ना किया गया हो, किसी अपराध के कारण चुने जाने के अधिकार से वंचित ना किया गया हो, जाने के अधिकार से वंचित ना किया गया हो, वंचित ना किया गया हो। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। तो उसको चुनाव संबंधी किसी अपराध के कारण चुने जाने के अधिकार से वंचित ना किया गया हो। क्लियर है? अब इसके बाद आर्टिकल 103 आता है। मान के चलिए कि वो निर्योग्य है अथवा नहीं, मतलब कोई भी सदस्य डिस्क्वालिफाइड है या नहीं, तो इस प्रश्न पर ठीक है निर्णय कौन लेगा? इस प्रश्न पर निर्णय किन किन आधारों पर लिया जाएगा, तो इसके बारे में चर्चा आर्टिकल 103 में की गई है, मतलब निर्योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। ठीक है, निर्योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय,
से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। प्रश्नों पर विनिश्चय, ठीक है, विनिश्चय। अब ये क्या है साहब, ठीक है, ये जरूर समझना है। इसमें बोला है निर्योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। जैसे कोई भी माननीय, ठीक है, संसद के सदस्य हैं, कोई भी माननीय है, ठीक है, अब वो जो माननीय है, ठीक है, वो निर्योग्य है, ठीक है, वो डिस्क्वालिफाइड है, ठीक है, वो निर्योग्य मतलब मान के चलिए कि वो दिवालिया है, ठीक है, तो वो दिवालिया हैं अथवा नहीं, ठीक है, इस बात पर अंतिम निर्णय कौन लेगा, तो वो दिवालिया है अथवा नहीं, तो बाकायदा बेटा, ठीक है, जो अधिकृत एजेंसी होगी वो इसकी जांच करेगी। कोई भी अधिकृत एजेंसी हो सकती है, जैसे ईडी हो गई, ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो वो जांच करेगी कि वास्तव में ये आदमी दिवालिया है या नहीं, या खामखा इस पर कोई झूठा आरोप लगाया जा रहा है, और वो अपनी रिपोर्ट जो है, ठीक है, उस सदन के अध्यक्ष को सौंप देगी, जो भी उस सदन के अध्यक्ष होंगे, ठीक है, जैसे लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति महोदय, वो उनको सौंप देगी, ठीक है। तो ईडी ने अपनी रिपोर्ट में जो भी किया कहा है उस पर अंतिम रूप से विनिश्चय उस सदन के माननीय अध्यक्ष करेंगे, ठीक है। उनको इस रिपोर्ट में सच्चाई पाती है, वो सच्चाई पाते हैं तो वो उस माननीय सदस्य की सदस्यता को रद्द कर देंगे, और अगर वे इसमें सच्चाई नहीं पाते तो वो माननीय सदस्य जो है वो अपने पद पर बने रहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे वो पागल है, अगर कोई भी, ठीक है, पागल व्यक्ति संसद का सदस्य बन गया, बन सकता है, आज की डेट में तो कुछ भी हो सकता है, सोशल मीडिया का जमाना है। मान के चलिए कि ऐसा कोई आ गया, शेर है, और इतनी लोकप्रियता है, शेर शेर बोल के लोकप्रियता ले ली, ठीक है, खामखा लूट रहा है। एक वो है तुम्हारा लॉर्ड पुनीत, वो कभी नाले में कभी नाली में, ठीक है, इस तरह से गिर जाता है, मतलब क्या चल रहा है यार, वो गिर जाता है वो, ठीक है, और मतलब कुछ भी, पानी भरा है रोड पे, बाइक से आएगा, बाइक रोकेगा, पानी में लेट जाएगा, मतलब ये सारी हरकतें हो रही है। तो और लोग इतनी पसंद भी कर रहे हैं। मान के चलो कि ऐसा ही कोई व्यक्ति, ठीक है, जो और मानसिक रूप से पागल हो, वो संसद का सदस्य बन जाए, ठीक है। तो अगर किसी दूसरे सदस्य ने आरोप लगाया कि साहब ये तो पागल है, और इस तरह से लोगों ने इसको इस लोकसभा क्षेत्र से जिता भी सक दिया, लेकिन इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये मानसिक रूप से विकृत है, ये पागल है, तो इस पूरे मामले की जो जांच पड़ताल होगी वो कोई एक इंस्टीट्यूशंस करेगा, कोई ठीक है, कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूट इस मामले की पूरी जांच पड़ताल करेगा, उसके सारे टेस्ट होंगे, और अंतिम रूप से जो रिपोर्ट होगी टेस्ट की, जो भी वो निकली है, वो सबमिट कर दी जाएगी अध्यक्ष साहब का। अध्यक्ष साहब रिपोर्ट में सच्चाई पाएंगे तो उसके सदस्यता रद्द कर देंगे। वो कह देंगे भाई तू पागल आदमी है, तू क्यों खामखा इसका सदस्य बने बैठा है तू पूरी तरह से पागल है। और अगर वो उसमें सच्चाई नहीं पाएंगे तो वो कहेंगे कि साहब तुम बने रहो, तुम हकदार हो इसके, तुम आराम से यहां पर लो। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक बच्चा कह रहा है सर उसे जो पैसे मिलते हैं वो उससे गरीबों को खिलाता भी है। सही बात है बेटा तुम्हारी। यार विपिन कुमार, ये क्या सवाल है। एक सवाल आता है कि सर प्लीज यूपीएससी का एग्जाम कब तक हो जाएगा। बेटा सर क्या आप धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो बता देंगे कि तुम्हारी कुंडली में कहां दोष है कहां दोष नहीं है, सरकार एग्जाम कब लेगी कब एग्जाम नहीं लेगी। नॉर्मल सा व्यक्ति, जब तुम्हें पता चलेगा तब मुझे पता चलेगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि विभाग के व्यक्ति मेरे घर के रिश्तेदार हैं। ऐसा थोड़ी नहीं मेरा फूफा बैठा है विभाग में कि उसे सब पता है और वो तुरंत मुझे हर बात पे कॉल करके अपडेट देता है कि भाई दिग्विजय अपने बच्चों से बोल देना कि एग्जाम इस तारीख को होगा। नोटिफिकेशन आ गया, एक अखबार में आया है, ऑफिशियल ट्वीट भी आया कि जल्दी हम जो है ना इन पदों पर भर्तियां करवाएंगे, एक कांस्टेबल और एक यूपीएसआई। ठीक है, तो सबर रखो यार, जो पढ़ाया जा रहा है पहले अच्छे से पढ़ लो उसको बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। एग्जाम के लिए सर एग्जाम कब होगा कब होगा, हम का बिना बात के। बताइए।
और एक वो बच्चा जो ये कहता है ना सर पॉलिटी से कितना क्वेश्चन आएगा वो बताइए, ठीक है, वो वास्तव में उस बच्चे को मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट थोड़ी नहीं समझता। आपको क्या लगता है कि आप ये प्रश्न पूछकर एक इंप्रेशन जमाना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप इस तैयारी में आ गए, आपने कोर्स खरीद लिया, बेशक चलो कोर्स सस्ता मिल गया, आपने ले लिया, आप इस तैयारी में आ गए, आप क्लास कर रहे हो, आप ये रिसर्च करके नहीं आएंगे कितने क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी के कितने नहीं, बताइए। आप प्रीवियस ईयर नहीं देख के आए, फिर किस आधार पे आप तैयारी कर रहे हो? आप मुझे एक बात बताइए। चलिए, राज सिंह, योगेश, प्रियांशु, ना बेटा डिप्रेशन वाला पागल नहीं है, डिप्रेशन वाला ठीक है पागल बन सकता है, ठीक है, डिप्रेशन वाला धीरे धीरे पागल हो सकता है, डिप्रेशन वाला फिलहाल पागल नहीं है। चलो जी, थैंक यू, है ना।